अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था और आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन पढ़ेंगे। इसमें तीन तरह के एक्सटिंक्शन होते हैं, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। तो पहला जो है इसमें नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन होगा उसको हम नेचुरल कहते हैं, लेकिन उसकी जो पेस होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। और जो मास एक्सटिंक्शन है ये भी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे स्ट्राइकिंग ऑफ एस्ट्रॉयड्स विद अर्थक्वेक्स एक्स्ट्रा। लेकिन इसकी जो पेस है वो बहुत फास्ट होती है। और जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, माइनिंग देखते हैं, ओवरग्रेजिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है। और यही जो है ये मेजर थ्रेट है, क्योंकि ये तकरीबन 1000 टाइम्स फास्टर होता है दैन नेचुरल एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे इसकी काजेज़ क्या होते हैं। काजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन हम लिखेंगे एक्सटिंक्शन काजेज़। इसके काजेज़ क्या होते हैं, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ हैबिटेट लॉस, और हैबिटेट destruction. It is due to industrialization that a large portion of our forests and grasslands and other natural habitats of living organisms are destroyed. तो ये वन ऑफ द मेन काजेज़ है एक्सटिंक्शन का। बेटा हम अमेज़न जो फॉरेस्ट्स हैं इनको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि these are the major oxygen suppliers to the earth, but unfortunately इसका जो 60% एरिया है that is destroyed, एरिया जो है that is lost। तो ये हैबिटेट लॉस है। नंबर सेकंड फैक्टर इज इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। कुछ एलियन स्पीशीज़ आए हैं और उन्हें इन्वेट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हुई है। एग्जाम्पल इज कांग्रेस ग्रास, ये एक वीड है। और हम देखते हैं नाइल पर्च, जिसकी वजह से जो नेचुरल फिश है वो एक्सटिंक्ट है। दिस इज इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। और नंबर थर्ड फैक्टर जो है हम देखते हैं ओवर ग्रेजिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कैन से ओवर exploitation of natural resources, जिसमें ओवर ग्रेजिंग होती है, जिसमें एक्सेसिव माइनिंग होती है, जिसमें ओवर ग्रेजिंग होती है, एक्सेसिव माइनिंग होती है और एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये ख़त्म हो जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द काजेज ऑफ दिस एक्सटिंक्शन। नंबर 4 इज को एक्सटिंक्शन
बेटा जैसे आप जानते हैं ये जो सम ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिम्बायोसिस में रहते हैं, हेयर इन सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। इस सिम्बायोसिस में वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और जब इनमें से एक की डेथ हो जाती है तो इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ अदर। सो दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और जब एक मर जाता है तो दूसरा नेचुरली मर जाता है। अब हम आएंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ। कंजर्वेशन, conservation of biodiversity. Number first, it is in situ. In situ conservation, ये in situ conservation जो होते हैं, it involves conservation of living organisms in their natural habitat। तो यहाँ हम उनको अपने ही नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं। कैसे कंजर्व करते हैं? इसमें कुछ नंबर फर्स्ट हम लेंगे सैक्रेड लेक्स, कुछ लेक्स ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को बचाया जाता है और प्रोटेक्शन दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। गो दैट मीन्स हियर इज प्रोटेक्शन on the basis of religious sentiments। religious sentiments। और इसी तरह से नंबर सेकंड है नेशनल पार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेशनल पार्क्स, ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं यहाँ भी वायर वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट विद स्पेशल फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वन और फ्यू स्पीशीज। तो यहाँ अपनी ही नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन स्पेशल जो फोकस होता है वो एक या फ्यू स्पीशीज पे होता है, वन और फ्यू स्पीशीज हैव और गिवन स्पेशल फोकस। इन ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं दे आर वेल डिमार्केटेड। Demarcated boundary is there, and here private ownership is not allowed. Private ownership not allowed। और इसमें हम देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दे आर नॉट अलाउड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड। लेकिन इसमें एक बात है कि जो टूरिज्म है दैट इज परमिटेड। टूरिज्म इज परमिटेड। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो सबसे पहले फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड इज येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। First in world, first national park in world is Yellowstone National Park USA, and in India, first in India
First in India is first in India is Jim Corbett National Park. That is in Uttarakhand. ये नेशनल पार्क्स थे. नंबर थर्ड is wildlife sanctuaries. Number third is wildlife sanctuaries. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, these are also protected areas where all the wild animals are protected in their natural habitat. यहाँ भी हम नेचुरल हैबिटेट में ही उनको प्रोटेक्ट करते हैं. All the wild animals are protected in their natural habitat, and here focus is on entire fauna. तो एक या फी पे नहीं होता है, on entire fauna. Entire fauna is protected privately, लेकिन private ownership is permitted. यही फ़र्क है. और इस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ बाउंड्री होती है वेल डिमार्केटेड, और प्राइवेट ओनरशिप भी परमिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ प्राइवेट ओनरशिप परमिटेड है. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर आल्सो परमिटेड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. तो यहाँ विद सम कंडीशंस, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दे आर परमिटेड. ये कंडीशंस क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ उसको कहीं नुकसान न पहुँचे. अगर नुकसान नहीं पहुँचे तो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर परमिटेड. और इसके साथ साथ इसमें टूरिज़्म जो होता है, टूरिज़्म इज़ आल्सो परमिटेड. तो टूरिज़्म जो है इट इज़ परमिटेड, एंड टूरिज़्म इज़ आल्सो परमिटेड इन नेशनल पार्क्स. तो नंबर थर्ड हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. और नंबर फोर है बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व्स वर एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू ए प्रोग्राम मैप, मैन एंड बायोस्फीयर. मैप दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर. It was launched by UNESCO in 1971, and this is a multi-purpose project which focuses on protection of flora and fauna and recreation and also scientific research. तो ये एक multi-purpose project है. Here in this project tourism is not permitted, तो यहाँ tourism ban है. And this biosphere reserves, a biosphere reserve has three zones. You can say biosphere reserve has three zones. It has three zones. Number first zone is core zone. इसमें एक बायोस्फीयर रिजर्व में थ्री जोन्स होते हैं. जो पहला है दैट इज कोर जोन. नंबर सेकंड जोन इज बफर जोन. Number third is manipulation zone. Number third is manipulation zone.
ये कोर जोन जो होता है, दिस इज द सेंटर पोर्शन वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी नॉट परमिटेड, और ये सेंट्रल पोर्शन होता है इसमें। पहला बीच वाला हिस्सा जो बफर जोन होता है, दिस इज आउटसाइड कोर जोन वायर ओनली साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड। तो बफर जोन जो होता है, राइट हियर, आउटसाइड कोर जोन, साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड। नंबर थर्ड इज मैनिपुलेशन जोन। जिस मैनिपुलेशन जोन में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द पेरिफेरल जोन वायर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड बट इट शुड नॉट हार्म वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड बट दिस शुड नॉट हार्म द वाइल्ड लाइफ। तो ये इन सिटो कंजर्वेशन थी। अब हम आएंगे नंबर सेकंड टाइप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ex situ conservation। ex situ conservation, in ex situ conservation the conservation is carried out outside natural habitat, it is outside natural habitat। We have here off-site collection, in off-site collection plants and animals are preserved and conserved outside their natural habitat। उसमें जो हम पहला लेते हैं दैट इज बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स, जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, दे आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स आर कंजर्व्ड इन लाइव कंडीशन बट आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। बॉटनिकल गार्डन्स में जो प्लांट्स होते हैं, दे आर कंजर्व्ड इन लाइव कंडीशन, plants conserved in live condition, plants conserved in live condition but outside the natural habitat। अपने हैबिटेट में नहीं होते हैं, outside natural habitat। ऐसी जगह को हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। नंबर सेकंड is zoological park। Zoological park is also included in ex situ conservation where animals are conserved in live condition outside their natural habitat। जैसे इसमें plants conserve होते हैं, animals in live condition। Animals in live condition outside natural habitat। तो उस जगह को हम zoological park कहते हैं। तो यही फ़र्क है बॉटनिकल गार्डन और zoological पार्क में। इसमें प्लांट्स कंजर्व किए जाते हैं आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, और zoological पार्क में एनिमल्स बचाए जाते हैं आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। नंबर थर्ड है इसमें जीन बैंक्स। ये जो जीन बैंक्स हैं,
They are actually the storehouses, we can say. Storehouses or places where genetic material is preserved. Right? Storehouses or places where genetic material is preserved. इसमें क्या करते हैं हम? जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करते हैं. जेनेटिक मटेरियल इज प्रिजर्व्ड. तो जीन बैंक्स में हम जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करते हैं. इसमें क्या क्या लेते हैं जीन बैंक में हम इधर लिखेंगे. तो जीन बैंक्स में हम लेते हैं सीड बैंक्स, यहाँ हम सीड्स को लेते हैं. वी स्टोर सीड्स. इसी तरह से हम इसमें नंबर सेकंड इज क्रायो बैंक. Here substances are stored in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन. इसमें हम लेते हैं एग सेल्स लेते हैं, एम्ब्रियोज लेते हैं और मेरिस्टम्स लेते हैं. इनको हम प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में. तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हम इसको क्रायो बैंक कहते हैं.